skill idea, an idea toward success. आज का जो क्लास है इसमें कल हम लोग फंडामेंटल देख लिए थे किसका, टेंस का। ठीक है, आज कुछ रूल्स जो बच गया था उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए कल हम लोग पढ़ रहे थे टेंस में, ठीक है, टाइप्स ऑफ टेंस पढ़े थे। ठीक है, कि टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, रूल्स क्या होता है, ये सब डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे वर्ब के बारे में। ठीक है, वर्ब क्या होता है पता है, बताइए जरा क्या होता है वर्ब। क्या होता है वर्ब, वर्ब क्या होता है? वर्ब को हम बोलते हैं, वर्ब डिनोट एक्शंस। क्या डिनोट करता है? एक्शंस को, क्रिया को। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्रिया। तो जब आप कोई एक्शन करते हैं, ठीक है, किस तरह का एक्शन करते हैं हम लोग, बताइए। आप बैठे हुए हैं, ये एक्शन है, तो क्या है ये? आप बैठे हुए हैं, क्या है? एक्शन है। आप पढ़ रहे हैं, ये क्या है? एक्शन है। लेकिन आप बैठे हुए हो तो ये क्या हो गया आपका, स्टेट हो गया। क्या हो गया? स्टेट। क्या हो गया? स्टेट। ठीक है, तो क्रिया को पहचानने का बहुत आसान सा नियम है, हम लोग बचपन में याद करते थे कि जिस भी शब्द के अंत में ना लगाओ, खाना पीना सोना जागना उठना बैठना पढ़ना सब क्या है, क्रिया है ना जी। तो आज हम लोग वर्ब को डिस्कस करेंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब को डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे कि वर्ब का क्या रोल है किसमें, टेंस में, है ना जी। हम लोग टेंस का डेफिनेशन कल क्या देखे थे, टेंस डिनोट्स टाइम ऑफ एन एक्शन। ठीक है, यानी वर्ब के ही तो टाइम को बताता है कौन, टेंस। ठीक है, चलिए आप बताइए कि विदाउट अ वर्ब अ सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। बिना वर्ब का कोई सेंटेंस होगा क्या? बिना वर्ब का कोई सेंटेंस क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो वर्ब भी अलग अलग तरह के होते हैं, मेन वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, तो हम लोग आज वर्ब के फॉर्म्स को देखेंगे कि वर्ब्स के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहां पे है राहुल राइट्स अ लेटर। यहां पे वर्ब क्या है बताइए तो जरा, क्या हो जाएगा? राइट्स क्या है हमारा, वर्ब है। कौन सा वर्ब है ये? मेन वर्ब है। ठीक है, उसके बाद सी इज हैप्पी। सी इज हैप्पी, तो इसमें कोई क्रिया हो रहा है क्या, इसमें कोई एक्शन हो रहा है क्या, वर्ब हो रहा है क्या? नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये एक स्टेट है। ये क्या है? स्टेट है। तो ये आपको समझना होगा डिफरेंस, है ना, कि वर्ब का और स्टेट का क्या है, डिफरेंस क्या है। आप बैठे हुए हैं, ये क्या है, एक आपका स्टेट है। आप पढ़ रहे हैं, ये क्या है, क्रिया है, वर्ब है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं वर्ब्स के टाइप्स को। ठीक है, कि वर्ब्स के क्या क्या टाइप्स हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मेन वर्ब। क्या होता है जी, मेन वर्ब, जिसको हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, मेन वर्ब क्या होगा, तो अगर आप सेंटेंस देखेंगे, ठीक है, ये कैरीज द रियल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का जो रियल मीनिंग होता है वो आपको इसके मेन वर्ब में ही मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सी रीड्स बुक्स। ठीक है, किताब क्या कर रही है, पढ़ रही है। तो इसमें पढ़ना क्या हो गया आपका, सेंटेंस का मेन मीनिंग यही कैरी करता है ना। अब जैसे मान लीजिए सी और बुक, इन दोनों में हो क्या रहा है, पढ़ रही है। ठीक है ना, किताबें क्या कर रही है, वो पढ़ रही है। दे प्लेड क्रिकेट, दे और क्रिकेट में क्या हो रहा है, वो खेल रहे हैं। तो मीनिंग कौन दे रहा है आपको, ये वर्ब। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ब या फिर मेन वर्ब। समझ में आया? तो मेन वर्ब क्या होता है, जो किसी भी सेंटेंस का मीनिंग कैरी करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, जो बस सेंटेंस के फॉर्मेशन में क्या करता है,
हेल्प करता है, इसलिए उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे कि ही इज राइटिंग, वो लिख रहा है, क्या कर रहा है? तो मेन एक्शन क्या हो रहा है? लिखना, ठीक है। लेकिन उसके और इन दोनों के बीच जो है रिलेशन फॉर्म करता है क्या? इज, इसीलिए क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। दे हैव फिनिश्ड वर्क, उन्होंने अपना काम क्या कर लिया है? खत्म कर लिया है, ठीक है। हैव क्या कर रहा है? वर्ब को हेल्प कर रहा है, इसलिए क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब। आई विल गो, मैं जाऊंगा, ठीक है। मेरा और जाना है, ठीक है। इसमें विल क्या कर रहा है? बस हेल्प कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहां कहां यूज होता है? तो टेंस में, वॉइस में और मूड में, ठीक है। आगे देखते हैं। ये सब बचपन वाला बात है जो बचपन में आप पढ़े थे, बस एक बार क्या कर लेना है? समझ लेना है अच्छे से, ठीक है, ताकि जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे वहां पे हम लोग को कोई डाउट ना रहे, ठीक है ना। अब जैसे देखिए, ये 5 स्टेट्स ऑफ वर्ब जिसको हम लोग कल भी डिस्कस किए थे ना जी। जो सबसे पहला फॉर्म होता है वर्ब का, इसको V1 हम लोग बोलते हैं, वो क्या होता है? वर्ब का बेस फॉर्म होता है। क्या होता है? बेस फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल राइट, ये हम लिख देते हैं गो, ठीक है। गो क्या है? अपने आप में वर्ब है, वर्ब का बेस फॉर्म है, ठीक है। V2 जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है? पास्ट फॉर्म होता है। क्या होता है? पास्ट फॉर्म। गो का पास्ट फॉर्म क्या होगा? वेंट, क्या होगा? वेंट, ठीक है। उसके बाद V3 जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल होता है। क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। इसका क्या पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा? गो वेंट, गोन, ठीक है। उसके बाद V4 में हम लोग क्या करते हैं? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, इसमें ING हम लोग ऐड कर देते हैं। V5 में क्या होता है? S या ES ऐड कर देते हैं। अब देखिए, अब हम लोग आगे देखेंगे कि S कहां ऐड करेंगे और ES कहां ऐड करेंगे, ठीक है। उसका भी आपको क्या है? रूल पता होना चाहिए कि किसके साथ हम S ऐड करेंगे और किसके साथ ES ऐड करेंगे, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब भी कोई वर्ड जो होगा, ठीक है, वो उसका एंड किससे होगा? एस से होगा, SH से होगा, CH से होगा, X से होगा या O से होगा, तो इसमें हमेशा क्या लगाएंगे हम लोग? ES लगाएंगे, ठीक है। एकदम इसको दिमाग में क्या कर लीजिए? घुसा लीजिए। नहीं समझे? कोई भी वर्ड जो जिसका एंड लेटर क्या होगा? S होगा, ठीक है, या फिर SH होगा, मतलब वो वर्ड एंड होगा इन सारे लेटर से, ठीक है। एग्जांपल से समझिए, जैसे गो है, तो गो के लास्ट में क्या है? ओ है ना, तो इसीलिए इसमें क्या ऐड होता है? ES। गोज बनाते हैं ना V5। जैसे वॉश है, SH से एंड हो रहा है, इसमें क्या ऐड करते हैं हम लोग? ES, ठीक है। वॉशेज, वॉच CH से एंड हो रहा है ना, यहाँ CH, तो क्या लगाते हैं? ES लगाते हैं। तो ये बस आपको रूल है, याद रखिएगा। जो भी लेटर, जो भी वर्ड इन सारे लेटर के साथ एंड करता है, वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं? ES लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट प्लस Y के साथ क्या करता है? एंड होता है। कोई भी वर्ड है जिसका जो आखिरी लेटर है वो क्या है? एक कॉन्सोनेंट है और उसके साथ क्या है? Y लगा हुआ है, तो क्या हो जाता है? वो ES, IES में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, स्टडी, क्या है ये? वो लास्ट में Y है और क्या है इसकी पहले? कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? IES इसमें लग जाएगा। फिर एग्जांपल देखिए, ट्राई, ये भी क्या है? कॉन्सोनेंट, और ये क्या है? Y है। Y की जगह क्या लगा देंगे? IES कर दिया ना, IES, ठीक है। क्राई, CRY, इसका अगर V5 बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? CRIES, ठीक है। तो ये रूल अगर याद रखेंगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसके साथ ES ऐड करे, किसके साथ IES ऐड करे, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अगर कोई लेटर एंड होता है जो वॉवेल के साथ और लास्ट में क्या है? Y है, तो उसको हमेशा क्या ऐड करते हैं? S। जैसे यहां देखिए, A क्या है हमारा? वॉवेल है और यहाँ पे Y है, तो क्या लगा देंगे? S लगाएंगे। यहां देखिए CRY में ये भी Y से एंड हो रहा है, लेकिन उसके पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसमें क्या जोड़ते हैं? IES जोड़ते हैं, ठीक है। आ रहा है? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? इतना इजी है। कोई भी लेटर जिसके अंत में Y होगा उसको चेक करिए कि Y से पहले वाला लेटर वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। अगर वॉवेल होगा तो उसमें S लगा देंगे, कॉन्सोनेंट होगा
तो IES जोड़ देंगे, लेकिन याद रखिएगा Y का होना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, और बाकी जितने भी होंगे उसमें आप लगा सकते हैं क्या, S लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए सेंटेंस ने वर्ड, हाँ हाँ सब में S लगा दे। अगर ये इसको फॉलो नहीं कर रहा होगा, ठीक है, इसको ही फॉलो नहीं कर रहा होगा, इसको ही फॉलो नहीं कर रहा होगा, तो अंत में क्या लगेगा, उसमें ऑटोमेटिकली S लग जाएगा, ठीक है। अगर इसको फॉलो कर रहा होगा, लास्ट में S होगा, SH होगा, CH होगा, X होगा या O होगा, तो क्या हो जाएगा, ES ऐड हो जाएगा। अगर Y होगा और उसके पहले ठीक पहले कॉन्सोनेंट होगा, तो क्या जुड़ जाएगा, IES हो जाएगा। Y होगा उसके पहले ठीक क्या होगा, वॉवेल होगा, तो क्या हो जाएगा, S, और बाकी अदर में तो हम S ही ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये रूल याद हो गया, बेसिक सा रूल है, लेकिन यहीं पे आप क्या कर सकते हैं, कभी भी फंस सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। आगे देखते हैं, अब ING कैसे ऐड करते हैं इसको भी समझ लीजिए, ठीक है। जैसे देखिए स्टैंडर्ड में है, जैसे कोई भी वर्ड होता है हम लोग भी फॉर बनाने के लिए उसमें क्या कर देते हैं, ING ऐड कर देते हैं। प्लेइंग, वॉचिंग, है ना, जंपिंग, लाफिंग, सब में ING ऐड कर देते हैं। कुछ ऐसे वर्ड है, ठीक है, जैसे देखिए जब भी हम ING ऐड करते हो तो एक चीज ध्यान देते हैं कि लास्ट में जो ई होता है उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तब ING ऐड करते हैं, है ना जी। राइटिंग में, डांसिंग में लास्ट में क्या करते हैं, जो ई होता है उसको क्या कर देते हैं, हमेशा हटा देते हैं, तब ING ऐड करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ई को हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप मतलब क्या होता है, छोड़ना, ठीक है। चलिए कॉन्सोनेंट डबल क्या होता है, देखिएगा, शॉर्ट वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट, है ना। जैसे कि देखिए रनिंग, ये क्या है, एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, लेकिन उसके पहले क्या है, यू क्या है, वॉवेल है। तो जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन होगा तो वहां पे हम क्या करते हैं, एन को 2 बार लिखते हैं, है ना। रनिंग का स्पेलिंग क्या हो जाता है, RUNNING, देखिए ना जी। जब यहां पे हम प्लेइंग लिखते हैं PLA, तो इसमें सीधे ING जोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम रनिंग लिखते हैं तो इसमें क्यों नहीं सीधे ING जोड़ देते हैं, इसमें फिर से एक और एन ऐड कर देते हैं, करते हैं ना जी। जब देखिए सिटिंग है तो सिटिंग में SIT प्लस ING कर देना चाहिए था, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, एक और टी ऐड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए टी से ठीक पहले क्या है, वॉवेल है। तो जब वॉवेल होगा और उसके बाद क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा लास्ट में, तो जब ये कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डबल कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन, तो वहां पे सॉरी शॉर्ट वॉवेल और कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन, तो वहां क्या करते हैं, डबल क्या लगा देते हैं, कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि रन क्या हो जाएगा, रनिंग, जिसमें एन क्या हो जाएगा हमारा 2 बार लिखेंगे। सिटिंग में क्या हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा 2 बार लिखेंगे। जैसे देखिए पुटिंग, पुट में ये क्या है, वॉवेल है, टी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, तो इस कॉन्सोनेंट को हम 2 बार लिखेंगे। जब इसमें B4 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पुटिंग। हो रहा है क्लियर, ये सब आपको पता था, आपको मालूम था, लेकिन रीजन नहीं पता था कि यहाँ पे क्यों हम क्या करते हैं, डबल एन क्यों लगाते हैं, डबल टी क्यों लगाते हैं। अब आपके पास क्या है, कॉज पता है, उसका रीजन पता है, ये रूल है, ठीक है। क्या रूल है कि वॉवेल होगा उसके, देखिए शॉर्ट वॉवेल का क्या मतलब होता है, आप इसको प्रोनाउंस करिए वर्ड को, रन, रन, इसमें जो यू का साउंड है बहुत कम आता है, कम आता है ना, आर और एन का साउंड ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट वॉवेल है। वॉवेल है लेकिन अपने पूरे कॉम्प्लीट फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए सिटिंग, सॉ और टी का साउंड क्या हो रहा है, आपको ज्यादा आ रहा है ना, इसीलिए इसमें आई क्या है, आई भी है लेकिन उसका साउंड ज्यादा नहीं है, इसलिए इसको शॉर्ट वॉवेल बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ कि नहीं जी। चलिए आगे देखते हैं, ये तो आप लोग कल भी देखे थे, हम लोग उसको समझे थे, ठीक है, कि टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पता है ना, पता। चलिए जो पता होगा उसको हम छोड़ के क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये सब भी हमको पता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फॉर्म कैसे यूज होता है, ये सब हम लोग कल कर लिए थे ना जी। जैसे क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं, V1 लगाते हैं या V5 लगाते हैं, ठीक है। और आपको बताए भी थे कि V1 जो है
प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है और V5 सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि आई क्या हो जाएगा, आई प्ले हो जाएगा ना। सी क्या होगा बताइए, प्ले होगा या प्लेज होगा, सी प्लेज। आई राइट, सी राइट्स हो जाएगा। बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। चलिए, ये सब तो हम लोग कल कर लिए थे, पता होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का हम लोग क्या जानते थे, इसमें क्या लगता है, भी का वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल लगता है। ठीक है, ये भी पता हम लोगों को। एक बार देख लीजिए, इसको देख लीजिए थोड़ा। ठीक है, इनडिफिनिट में सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या ऐड करते हैं, V1 या V5। ठीक है, पास्ट में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस V2। प्रेजेंट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज होता है, वर्ब का फॉर्म V1 या V5। पास्ट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, V2। ये चार्ट एकदम दिमाग में घुसा लीजिए। ठीक है, फ्यूचर में सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होता है, V1। ठीक है, विल लगा होगा तो क्या होगा हमेशा। चलिए, कॉन्टिन्यूअस में अगर देखेंगे तो यहां पे सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, है ना। उसके बाद पास्ट में क्या होता है, यहां भी फोर्थ फॉर्म, और प्रेजेंट फ्यूचर में भी फोर्थ फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट का देखिए। ठीक है, परफेक्ट में क्या हो जाएगा, वर्ब 3 लगेगा, पास्ट में भी वर्ब 3 लगेगा और फ्यूचर में भी वर्ब 3 लगेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का देखेंगे तो यहां भी क्या लगेगा, V4, यहां भी V4 और यहां भी V4। ठीक है, अब ये चीज कभी, हाँ बोलिए, कोई डाउट है, होना भी नहीं चाहिए, ये तो बहुत पीटेंगे। चलिए, अब हम लोग क्लाउज पे आते हैं। किस पे आते हैं, क्लाउज पे आते हैं। ठीक है, कल कोई पूछ रहा था कि सर क्लाउज वाला नहीं बताया है। ठीक है, क्लाउज क्या होता है जानते हैं आप लोग, क्लाउज और फ्रेज आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े ना जी, भूल गए। क्लाउज और फ्रेज क्या होता है बताइए जी बालक, क्लाउज और फ्रेज में क्या डिफरेंस है, क्या चीज बताता नहीं है। देखिए, क्लाउज किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देता है, याद रखिएगा। ठीक है, फ्रेज जो होता है वो क्या नहीं होता, अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, वो क्लाउज के साथ ऐड होता है सेंटेंस में, तब जाके कंप्लीट मीनिंग देता है। ठीक है, समझते हैं ध्यान से। तो हमारा क्लाउज जो है ना क्या करता है, क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। याद रखिएगा कि कोई भी सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है तो वो क्या है, क्लाउज है। क्या है वो, तो सिंपल समझिए, जितने भी सिंपल सेंटेंसेस है वो क्या है, अपने आप में क्लाउज है। क्या है, क्लाउज है। ठीक है, जैसे देखिए, सी ईट्स मैंगो, इस सेंटेंस में सी क्या है, सी क्या है जी बताइए, सी लड़की है तो क्या है, सी सब्जेक्ट है। ठीक है, सी क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। ईट्स क्या है हमारा, ईट्स वर्ब है। तो जब हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्लाउज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लाउज। बस यही समझना है आपको। अब देखिए, क्लाउज दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। ठीक है, क्लाउज कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, याद रखिएगा। मेन क्लाउज या फिर सब ऑर्डिनेट क्लाउज, इसको हम लोग इंडिपेंडेंट क्लाउज और डिपेंडेंट क्लाउज ही बोलते हैं। ठीक है, नाम अलग अलग है एक ही चीज। मेन क्लाउज क्या होता है, कंप्लीट मीनिंग ऑन इट्स ऑन, इसका अपना क्या होता है, कंप्लीट मीनिंग होता है। ठीक है, सब ऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है, डिपेंड्स ऑन मेन क्लाउज। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे देखिए, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, मैं जानता हूं ये अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, ये सेंटेंस अपने आप में क्या है, कंप्लीट है, मैं जानता हूं।
ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है कि दैट इज ऑनेस्ट, दैट ही इज ऑनेस्ट, ठीक है, वह ईमानदार है, ठीक है, कि वह ईमानदार है। इसको जब तक जोड़ेंगे नहीं किसी सेंटेंस के साथ तब तक ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, ठीक है। जैसे आई नो, ये अपने आप में कंप्लीट है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको जब तक आप इसके साथ नहीं ऐड कीजिएगा समझ ही नहीं आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं सेंटेंस में, ठीक है। तो मेन क्लॉज वो होता है किसी भी सेंटेंस का जो अपने आप में पूरा मीनिंग कंटेन करता है, ठीक है। और हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो किस पे डिपेंड करता है, मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है, तब जाके वो मीनिंग फुल मीनिंग दे पाएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं टेंस में इसका क्या यूज है, कैसे यूज करते हैं। क्लियर हो गया। क्लॉज क्या है, दो तरह के क्लॉज होते हैं, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें क्या पास क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। सिंपल समझिए, जितने भी सेंटेंसेज है सिंपल सेंटेंस वो क्या है, क्लॉज है, ठीक है, क्योंकि सब में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। बिना किसी वर्ब का कोई क्लॉज नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। मेन क्लॉज जो होता है उसका अपना कंप्लीट मीनिंग होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड करता है किस पे, मेन क्लॉज पे, ठीक है। अरे ये लड़की हो गई, हाँ, यह वाइफ हो गई, वो क्या हो गई, हस्बैंड। लेकिन अब जमाना बदल गया है, अब क्या हो गया है, जमाना बदल गया। तो एग्जाम्पल भी अब सेट नहीं खाता है। अब लड़कियां क्या है, डिपेंडेंट नहीं है किस पे, अपने हस्बैंड पे, ठीक है। अब लड़कियों के पास बहुत लोग हैं, पड़ोसी भी है, राजमिस्त्री भी है, ठीक है। देख रहे थे नीला ड्रम में गया था ना जी, बच के रहा करिए आप लोग। देखिए देखिए इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, ये हमारा इंजन है। क्या है इंजन, क्या है हमारा, पिक्चर भी देख के समझना होता है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए। ये इंजन है, तो इंजन को डब्बे की जरूरत है क्या, वो बिना डब्बे के भी क्या कर सकता है, चल सकता है। लेकिन ये जो डब्बा है ये बिना इंजन का चलेगा, नहीं चलेगा। ट्रैक्टर देखे है, ट्रैक्टर के आगे क्या होता है, उसका इंजन होता है जो बड़ा सा होता है, ठीक है, पीछे उसका ढाला होता है। तो इंजन बिना ढाले का भी मूव कर सकता है, चल सकता है, लेकिन ढाला को क्या चाहिए चलने के लिए, इंजन चाहिए, ठीक है। चलिए वही बात। अब हम लोग समझते हैं द कंडीशनल मैट्रिक्स, ठीक है। क्लाउज के अलग अलग कंडीशंस में कैसे यूज करते हैं क्लाउज को, इसको भी समझिए, ठीक है। देखिए अलग अलग कंडीशंस में हम लोग क्लाउज का यूज कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। रियलिटी, रियलिटी मतलब जी सच, सच में, सच, रियलिटी और ट्रूथ में क्या अंतर है बताइए, रियलिटी और ट्रूथ में क्या अंतर है। ट्रूथ मतलब सच, और रियलिटी मतलब, हाँ तो क्या अंतर क्या है बताइए। चलिए ग्रामर पे रहते हैं हम लोग, फिलोसफी में नहीं जाते। देखिए अगर रियलिटी की बात होगी, कंडीशन अगर क्या है, रियल है, तो कैसे यूज करेंगे समझिएगा ध्यान से। इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे, ठीक है, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करेंगे। जैसे कि इफ यू स्टडी यू विल पास, ये क्या है, रियल पॉसिबिलिटीज है कि अगर पढ़ोगे तभी पास होगे, ठीक है। यहां पर क्या है, रियल पॉसिबिलिटीज है। रियल मतलब क्या, वास्तविक, पॉसिबिलिटी मतलब क्या, संभावना, ठीक है। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस होंगे जहां पे हम लोग रियल पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, तो हमेशा इफ के साथ जो है, इफ क्लॉज के साथ क्या यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। जैसे देखिए इफ यू स्टडी यू विल पास, इफ यू वर्क हार्ड यू विल क्या, पास या फेल, पास, पास ही होंगे ना जी। चलिए अगर कंडीशन इन रियल हो, अनरियल होगा, ठीक है, वास्तविक नहीं होगा, तब क्या होगा, इफ के साथ क्या यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, वुड और वर्ब वन भी का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। देखिएगा इफ आई वर रिच, ये अनरियल है कि काश में क्या होता, या फिर अगर मैं अमीर होता, अमीर आप है नहीं, कहीं बनेंगे भी नहीं, देख के लग रहा है, ठीक है। अगर आप क्या है, अमीर होते, इफ आई वर रिच, अगर मैं क्या होता, अमीरी की बात आई तो पर्स निकाल दिए, ठीक है। देखिए इफ आई वर रिच, अगर मैं क्या होता, अमीर होता, आई वुड हेल्प यू, तब मैं तुम्हारी मदद करता, ठीक है।
अभी नहीं करेंगे मदद, क्योंकि अभी हम क्या है, गरीब हैं। ठीक है, यहां पे अनरियल कंडीशन है कि अगर मैं ये होता तो ये करता। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड हैव, क्या क्या करते आप लोग अगर प्रधानमंत्री होते तो? आई वुड हैव वाइप आउट एंटायर पाकिस्तान फ्रॉम द ग्लोब। ठीक है ना जी, पाकिस्तान को उड़ा देते। तब चलिए, पाकिस्तान में क्या कौन रहते हैं? पाकिस्तान में कौन रहता है जी? हाँ, सही बात, पाकिस्तान में पाकिस्तानी लोग रहते हैं। देख रहे हैं, इसको कहते हैं ह्यूमर। पाकिस्तान में पाकिस्तानी लोग रहते हैं, बुद्धि तो एकदम लेके पैदा हुए है ना जी बालक। चलिए ध्यान दीजिए, तो अनरियल कंडीशन में हमेशा हम इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं, जहां पे वुड प्लस V1 का। इफ आई वर रिच आई वुड हैव हेल्प यू। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड नॉट हेल्प यू। ठीक है, चलिए उसके बाद पास्ट अनरियल, यानी कि ये भी अनरियल है, लेकिन कब की घटना है? पास्ट की घटना है, पास्ट का बात है। ठीक है, यहां पे हम लोग पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, वुड हैव यूज करते हैं और V3 यूज करते हैं। ठीक है, वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे देखिए, इफ सी हैड वर्क हार्ड, अगर उसने कड़ी मेहनत किया होता, सी वुड हैव सक्सीडेड, तब वो सफल हो गई होती। ठीक है, अगर क्या है, पास्ट की बात कर रहा है कि वो क्या कर चुकी है, फेल कर चुकी है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि अगर उसने हार्ड वर्क किया होता तब वो पास हो जाती। हार्ड वर्क की ही नहीं तो कैसे पास होगी? ठीक है, जब हार्ड वर्क करना था गोलगप्पा खा के सो रही थी। ठीक है, यही दिक्कत है, समझ रहे ना जी? इफ ही हैड, क्या चीज, प्लेड वेल, ही वुड हैव, क्या चीज, स्कोर्ड अ सेंचुरी। अगर वो अच्छा से खेलता तो सेंचुरी बना लेता। समझ रहे ना? सचिन तेंदुलकर, क्या कह रहे हैं आप? क्यों नहीं अच्छा खेले, 99 आउट हो गए। चलिए, तो समझ में आ रहा है कंडीशनल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? बस स्ट्रक्चर आपको देखना है, रूल याद करना है। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं, इसमें कोई डाउट? चलिए अब देखते हैं हम लोग टाइम। यहां देखिए, अभी पिछले हम लोग बताए थे आपको क्लाउज के बारे में, क्या बताए थे? एक था हमारा मेन क्लाउज, एक था हमारा सब ऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, ध्यान दीजिए, सब ऑर्डिनेट क्लाउज के 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स। नाउन क्लाउज, ठीक है, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज। ठीक है, नाउन क्लाउज का यूज कैसे होगा, एडजेक्टिव क्लाउज का यूज कैसे होगा, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले टाइम क्लाउज देखते हैं। ठीक है, जब टाइम की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? टाइम का। जैसे कि टाइम कैसे पता चलेगा हमको? व्हेन, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, एज सुन एज, ये सब जब सेंटेंस में लगा हो। ठीक है, इसका क्या रूल है देखिएगा, आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव। जब भी इस तरह का सेंटेंस बनाएंगे तो एक क्रिटिकल रूल हमको याद रखना है कि फॉर फ्यूचर मीनिंग द सबऑर्डिनेट क्लॉज मस्ट यूज प्रेजेंट टेंस। ठीक है, आपको बताया था ना कि मेन क्लॉज के साथ क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने आप में क्या है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। उसको क्या चाहिए, मेन क्लॉज चाहिए। तो जब भी कोई सेंटेंस, ठीक है, हमारा किस में होगा, फ्यूचर मीनिंग की बात कर रहा होगा, तो उसके साथ जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो हमेशा क्या करेगा, प्रेजेंट टेंस लेगा। क्या लेगा, प्रेजेंट टेंस। एग्जांपल से समझिए, व्हेन आई कॉल यू, सॉरी, आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव। मैं तुम्हें कॉल करूंगा जब मैं पहुंच जाऊंगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे। ये अगर करिएगा आप कि आई विल कॉल यू व्हेन आई विल अराइव, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बात भले फ्यूचर की कर रहे हैं हम, लेकिन सब ऑर्डिनेट क्लॉज यहां पे हमेशा किस में रहेगा, प्रेजेंट टेंस में रहेगा।
ठीक है, एक और एग्जांपल से समझिए, आई विल लेट यू नो, ठीक है, आई विल लेट यू नो व्हेन आई कंप्लीट द वर्क। ठीक है, ध्यान समझिएगा, आई विल लेट यू नो, मैं तुम्हें बता दूंगा जब मैं काम क्या कर लूंगा, कंप्लीट कर लूंगा। दोनों फ्यूचर में है, मीनिंग क्या है इसका, फ्यूचर में है, लेकिन ये जो सब ऑर्डिनेट क्लाउज है इसके साथ हम क्या यूज किए हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस का यूज किया है। ठीक है, इसमें हम विल का यूज नहीं करेंगे। और इसको आप लिखते व्हेन आई विल कंप्लीट द वर्क, तो क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फ्यूचर में क्या यूज करते हैं, हम लोग विल यूज करते हैं। लेकिन इस तरह के सेंटेंस में, ठीक है, जो फ्यूचर मीनिंग दे रहा हो, सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा, मेन क्लॉज में हम लोग क्या करेंगे, विल का यूज करेंगे, फ्यूचर का यूज करेंगे, लेकिन सब ऑर्डिनेट क्लॉज में फ्यूचर का यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे। ठीक है, समझ गया। चलिए आगे देखते हैं दूसरा रूल। जब रिलेटिव क्लॉज होगा, जिसको हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है, रिलेटिव क्लॉज को ही क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, ग्रामर को अगर मैथ की तरह पढ़िएगा तभी ग्रामर क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक है, मैथ में क्या करते हैं हम लोग, रूल्स देखते हैं, थ्योरम देखते हैं, याद करते हैं उसको, क्वेश्चन बनाना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक सेम टू सेम ग्रामर वैसा ही है। ग्रामर में आपको रूल्स देख के बहुत क्या लगेगा, डर लगेगा कि इतना सारा रूल्स पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे सारे रूल्स आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैथ प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आता है, ठीक है, वैसे ही इंग्लिश प्रैक्टिस करने से आता है। ग्रामर आप तभी सीखेंगे जब बहुत प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि मैथ कब सीखते हैं आप, प्रैक्टिस से। ठीक है, मैथ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप रट लीजिएगा और आपको मैथ आ गया। मैथ तभी आएगा जब आप बहुत सारा क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सेम वही चीज किसके साथ है, ग्रामर के साथ है। रूल्स पढ़ के कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए देखिए, जब रिलेटिव क्लॉज होगा, जिसको हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं, तब क्या करेंगे, रिलेटिव मतलब क्या होता है, रिलेशन बिल्ड होता है ना जी। जैसे देखिए, हु, हुम, विच, दैट, इस तरह के सेंटेंस में हम कैसे यूज करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं, देखिएगा। द बॉय हु वॉन द प्राइज इज माई फ्रेंड, वो लड़का, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, उस लड़के की। हु वॉन द प्राइज, वो कौन है, मेरा दोस्त है। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, द बॉय, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया ना जी। हु वॉन द प्राइज, ठीक है, ये वर्ड हु क्या कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है, इस लड़के को। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, जब भी रिलेटिव क्लॉज होगा जिसमें आपको हु, हुम, विच, दैट लगा होगा, ठीक है, उसको कैसे बनाएंगे, उसका भी जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा हमेशा किसमें होगा, प्रेजेंट में होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नाउन क्लॉज देखते हैं। ठीक है, नाउन क्लॉज क्या होगा, एक्ट्स इंटायरली एज अ सिंगल नाउन यूनिट। ठीक है, नाउन यहाँ पे ना सब्जेक्ट की तरह काम करता है। ठीक है, जैसे देखिएगा एग्जांपल समझ में आएगा, व्हाट ही सेड इज ट्रू, ये हमारा क्या है, नाउन की तरह यूज कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, नाउन है। व्हाट ही सेड, जो उसने कहा, वो क्या है, सच है। क्या है, सच है। तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन की जैसा यहाँ पे यूज हो रहा है। यही हमारा क्या है, नाउन भी क्या हमारा, नाउन ही क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। नाउन क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसको बोलते हैं लोग नाउन क्लाउज। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन होता है किसका, टेंस में क्लाउज का। अब देखते हैं थोड़ा सा सीक्वेंस ऑफ टेंस। ठीक है, ये पहले भी आप लोग देख चुके हैं, लेकिन फिर से देख लीजिए। ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, शी टोल्ड मी दैट शी हैड फिनिश्ड। जब आप नरेशन पढ़ेंगे तब ये ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। इफ द मेन क्लाउज इज इन द पास्ट, द सबऑर्डिनेट क्लाउज जनरली शिफ्ट इनटू द पास्ट। ये कह रहा है कि अगर हमारा मेन क्लाउज जो है किसमें होगा, पास्ट में होगा, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज भी हमारा किसमें चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, मेन क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, क्लियर हो गया है ना। चलिए जैसे देखिए, ही सेड क्या हो गया, हमारा मेन क्लॉज हो गया। क्या हो गया, मेन क्लॉज। अब ही सेड में सेड क्या है, पास्ट फॉर्म में है,
है कि नहीं है ना जी। इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा, दैट ही वाज टायर्ड। अब यहां देखिए, सी टोल्ड मी, ये क्या है, पास्ट फॉर्म में है ना जी बालक, तो ये क्या हो जाएगा, सी हैड फिनिश्ड वर्क, ये भी क्या हो जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शन को ध्यान दीजिएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ जब होगा तब उसके लिए क्या है, हमारा एक्सेप्शन है। यूनिवर्सल ट्रूथ डू नॉट चेंज टेंस। जब यूनिवर्सल ट्रूथ में होगा कोई बात, जैसे कि देखिए द टीचर सेड, ये हमारा पास्ट में है ना जी। दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये पास्ट में नहीं बदला। क्यों नहीं बदला, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमता है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये एक्सेप्शन बस याद रखिएगा। रूल क्या है हमारा, कि अगर मेन क्लॉज पास्ट में है तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी किस में चला जाएगा, पास्ट में शिफ्ट हो जाएगा। एक्सेप्शन में क्या है, सिर्फ जब वो क्या ना हो, यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो। क्लियर हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो मेन क्लॉज पास्ट में भी रहे तो भी इसका टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब मॉडल ओवरव्यू देख लेते हैं। हम लोग कल बताए थे मॉडल्स क्या होता है। ठीक है, मॉडल्स हम लोग अलग से पढ़ेंगे, इसलिए घबराइए नहीं। मॉडल्स में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, इन सबों को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। मॉडल जब हम लोग अलग से पढ़ेंगे तब इनके अलग अलग यूजेस को हम लोग समझेंगे। ठीक है, टेंस में बस इसका रूल क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, रूल क्या है, ऑलवेज यूज V1 बेस फॉर्म आफ्टर अ मॉडल। कोई भी मॉडल अगर हम यूज करते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो वहां पे हमेशा क्या होगा, V1 का यूज करेंगे मॉडल के बाद जो लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल समझिए, सी कैन सिंग, वह गा सकती है। कैन हमारा क्या है, मॉडल है, क्या है, मॉडल है। ठीक है, शुड क्या है हमारा, मॉडल है। मस्ट क्या है हमारा, मॉडल है। तो ये बस रूल याद रखिएगा, कोई भी मॉडल होगा उसके बाद जो हमारा वर्ब होगा वो हमेशा किस में होगा, बेस फॉर्म में होगा। किस में होगा, बेस फॉर्म में। सी कैन सिंग, यू शुड स्टडी, ही मस्ट गो। ठीक है, क्लियर हुआ। तो जो भी अगर मॉडल है हमारे सेंटेंस में, मॉडल के बाद जो वर्ब होगा वो हमेशा किस में होगा, बेस फॉर्म में होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। चलिए डू और डज, डिड, ये मैकेनिज्म आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट में हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो किसका यूज करते हैं, डू डज का। और पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट में जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या यूज करते हैं, डिड का। किसका यूज करते हैं, डिड का।